नल पॉइंट पे मिल रहा है, तो फाइंड आर, आर की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिंपल ये उठाना है कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, तो तुम 12 और 4 को किसमें पैरेलल में करने, पैरेलल का फॉर्मूला लगाओगे, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, 12 इंटू 4 48 अपॉन 12 प्लस 4 16, आंसर आ गया 3 ओम। यानी कि इस जो नॉन रेजिस्टेंस है वो हमारा इसकी जगह मैं उठा के लगा दूं कितने ओम का, क्वेश्चन पहले नोट कर लेना। ठीक है, अब मैं इसकी जगह कितने ओम का लगा देती हूँ, 3 ओम। ठीक, अच्छा अब क्वेश्चन आसान हो गया। 3 और कितने पर मिल रहा है, 0.40 पर, 3 अपॉन 40, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन लगा रहे हैं, ये R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ठीक है, तो नीचे तो लेंथ ही आ जाती थी ना, स्मॉल r, इस साइड का रेजिस्टेंस कितना आता था RL, जिसने कल वाला लेक्चर ध्यान से देखा होगा और बाद में मैंने अपलोड भी किया है तो वो देख लेना। ठीक है, और इधर आता था 100 माइनस एल इंटू आर, अगर पर यूनिट लेंथ का था तो आर से आर कट जाता था और नीचे सिर्फ लेंथ बचती थी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना बचेगा, सिर्फ 40। तो बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि नीचे बस लेंथ लगती है, नहीं, रेजिस्टेंस कट चुका होता है वो पर यूनिट लेंथ वाला। ठीक है, तो यहाँ पर बचती है सिर्फ लेंथ, तो ये वाली लेंथ लगा देते हैं 40 इज इक्वल टू इधर आर अपॉन इधर वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 60, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, तो ये हो गया, आर की वैल्यू आ गई 3 इंटू 60 अपॉन 40, 9 अपॉन 2 4.5 ओम। जिसको ऐसे ऐसे ना करके याद रहे वो फॉर्मूला लगा सकता है जो कल निकाला था, एल अपॉन 100, कल पढ़ा था ना हमने फॉर्मूला, एल अपॉन 100 माइनस एल मल्टीप्लाइड बाई एस, लास्ट में इस फॉर्मूले से भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट याद रखोगे तो इजी रहेगा। ऐसे ही बराबर में मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है, वो देखो। देखो इसमें थोड़ा सा शेप अलग कर दी है, लेकिन तुम देखोगे तो है वही, है वही। देखो यहाँ पर 6, 2 और 3 का लगे हैं, ये मतलब ये नॉन रेजिस्टेंस हो गए। इधर लगा है 4 ओम और आर पैरेलल में, और कह रहे हैं नल पॉइंट मिल रहा है 25 पे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू फाइंड आउट करो। इफ द नल पॉइंट इज एट 25 सेंटीमीटर फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो आपको पहले तो देख के पहचानना है कि ये मीटर ब्रिज है, क्योंकि मिड रजिस्टर में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है यहाँ पर, और ये 1 मीटर लंबा वायर होगा, मतलब ये दिया होगा 0 से 100 तक, तो आप पहचान जाओगे मीटर ब्रिज है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिल रहा है, तो पहले तो इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लो, कितना आया, 1/6, 1/2, 1/3, 6/6 1 आया। इन तीनों की जगह कितना आ जाएगा, 1। तो मैं 6, 2 और 3 को हटा के इन तीनों की जगह कितने ओम रख दूं, 1 ओम रख दूं। अच्छा, अब R और 4 भी पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आया, R R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, नहीं तो 1/R1 प्लस 1/R2 से भी निकाल सकते हो, तो इतना आ जाएगा 4R अपॉन 4 प्लस R। तो उसकी जगह भी एक बचा, कितने का, 4R अपॉन 4 प्लस R। ठीक है, अब ये हो गया, एक नोन हो गया, एक अननोन हो गया, ये नोन ये अननोन। ठीक, अब हमने क्या लगाया, तो इसमें भी यही लगा दो। अब देखो तुम्हें मीटर ब्रिज है तो तुम कहोगे या तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, ये वाला जो मैंने बताया था, एल अपॉन 100 माइनस एल इंटू एस, या फिर ऐसे करो, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो क्या हो जाएगा 1, और कितने पर मिल रहा है 25 इज इक्वल टू 4R अपॉन 4 प्लस R अपॉन 75। ठीक है, अगर ये 25 है तो कितना बचेगा 75, स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल हो चुका है, इसलिए सिर्फ लेंथ आएगी नीचे। इसको सॉल्व करना, तो आर की वैल्यू आएगी 12 ओम। ठीक है, इसको सॉल्व करना, आर की वैल्यू आएगी 12 ओम। नोट कर लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, इस वाले क्वेश्चन को नोट करो। समझ आ गया, कोई डाउट इसमें कैसे करना है, ठीक है, से यस और नो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, नोट डाउन करो। उसके बाद एक और इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे आज हम, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और क्योंकि एग्जाम आने वाला है तुम्हारा, उसमें इलेक्ट्रोस्टैट है, तो जो मैंने हॉलीडे होमवर्क भेजा था वो अच्छे से करो और पिछला रिवाइज करो। हॉलीडे होमवर्क में मैंने सारे लॉन्ग क्वेश्चन और ऐसे टाइप के भेजे थे, तुम उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करना। ठीक है,
तैयारी कर लो डेली। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो मैं आगे बढ़ूं? यस मैम। चलिए, इम्पोर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से जो मैं अब पढ़ाने वाली हूँ। पोटेंशियोमीटर मतलब अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी से तुम्हें क्वेश्चन दिखेगा तो या तो सबसे पहले वाले से 1 मार्क में मिल जाएगा, जो वो चल रहा था ना सब, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ, है ना, वहां से मिलेगा, या किरचॉफ लॉ, ठीक है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। सेल का जो सीरीज और पैरेलल है वो यूज होता रहेगा कि कब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, कब सेल चार्ज हो रहा है, उसके फॉर्मूले यूज होते रहेंगे, ठीक है। और मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में से एक चीज मिलती है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये तीनों। हेडिंग डालो, ये हटा रही हूँ मैं क्वेश्चन। पोटेंशियोमीटर ये एक नया इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। पोटेंशियोमीटर, लो, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है बच्चों? ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। अब कह रहे हैं, अब एक और चीज थी जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करती थी, बताओ क्या होती है वो जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करती है? 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हो। वोल्टेज कौन मेजर करता है? कोई इंस्ट्रूमेंट है? वोल्ट मीटर, ठीक है। तो सवाल आता है कि जब हमारे पास वोल्ट मीटर है तो हम पोटेंशियोमीटर क्यों ना ले रहे हैं भाई? हमारे पास है तो वोल्ट मीटर, वोल्टेज नापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए, तो पोटेंशियोमीटर क्यों ले रहे हैं? ये ज्यादा एक्यूरेटली नापता है ना। क्या लिखो इसमें? इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर, ठीक है। बट क्यों, अब फिर ये था कि जब ये नाप लेता है तो वोल्ट मीटर अभी तक क्यों है पिक्चर में, वो साइड हो जाना चाहिए उसको। प्रॉब्लम ये है कि पोटेंशियोमीटर इजी टू कन्वीनियंस है, ये बहुत बड़ा है अपैरेटस, बहुत बड़ा अपैरेटस है। वोल्ट मीटर इतना सा होता है, ठीक है, उसको तुम कहीं भी सर्किट में लगा लो और अपना काम कर लो और बहुत फास्ट रीडिंग दे देता है, ठीक है। एक्यूरेट नहीं देता बट इजी टू यूज है, बहुत स्मॉल है साइज में, कन्वीनियंट है, इसलिए वोल्ट मीटर ज्यादातर यूज होता है। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए बहुत कम यूज होता है, लेकिन कहीं पर जब साइंटिस्ट को या किसी को भी एग्जैक्ट और मोर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए होती है, वहां पर फिर पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि ज्यादा एक्यूरेट दे रहा है, लेकिन बट वोल्ट मीटर इज यूज्ड मोस्ट ऑफनली, वोल्ट मीटर इज यूज्ड मोर ऑफन, ज्यादातर यही यूज होता है वोल्ट मीटर। क्यों? ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड कन्वीनियंस। बहुत छोटा सा होता है वोल्ट मीटर इसलिए, ठीक है, इसको नोट करो। अब पोटेंशियोमीटर के यूजेस बता दूंगी, वैसे 2 लिखे रहते हैं बुक में। जो पहला वाला रहता है वो उसका मेन कंसेप्ट रहता है, तो अगर आता है क्वेश्चन में कि सिर्फ पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग बताओ, तो तुम्हें सबसे पहला वाला कर देना है, बाकी 2 इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो पहला वाला जो मैं यूज लिखूंगी वो इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है मेन, बाकी 2 इसके क्या है, एप्लीकेशन है। लेकिन यूजेस में मैं तीनों ऐसे ही डाल रही हूँ, फिर मैं साइड में लिखवा दूंगी। लेकिन इसका पहला यूज है यही कि टू मेजर, हम क्या मेजर कर सकते हैं? ईएमएफ। ईएमएफ भी तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ईएमएफ ई होता है, पढ़ा है ना सेल में, ईएमएफ ऑफ अ सेल। हम सेल का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं इससे। और क्या कर सकते हैं? सेकंड पॉइंट, हम कंपेयर कर सकते हैं 2 सेल का ईएमएफ। ये यूज होता है टू कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। 2 सेल का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि छोटा वाला आर, एक्सटर्नल होता है कैपिटल आर और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता था? स्मॉल आर। पढ़ा है सबने, सेल में समझाया है मैंने,
to determine internal resistance of cell. इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? स्मॉल आर, छोटा वाला r, ठीक है। तो ये जो मेन, ये पहला वाला है, ये इसकी मेन कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, मतलब अगर किसी नाम से नहीं आता है तो आपको पहला करना है, और अगर ये दोनों आएंगे तो हमेशा नाम से आएंगे। तो ये दोनों बुक में इसके लिखा रहता है कि ये दोनों इसके एप्लीकेशंस है, इन दोनों को लिखा रहता है एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैं तुम्हें सबसे पहले ये बताऊंगी मेन, और फिर इसके दोनों एप्लीकेशंस बताऊंगी, ठीक है। ये इसके यूजेस हैं, नोट करो। लिख लिया? बेटा हाँ ना बोला करो, लिख लिया करो तो भी और ना भी तो भी। मैम डन। डन। चलिए देखो, नाउ हम बनाएंगे इसकी, ये बनता कैसे है, कंस्ट्रक्शन। हेडिंग डालिए कंस्ट्रक्शन, फिर इसका हम प्रिंसिपल लिखेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन समझाते समझाते इसका प्रिंसिपल बताऊंगी। देखो बुक में जो डायग्राम बना रहता है, इसमें क्या रहता है कि इसमें एक लॉन्ग वायर होता है, इसमें एक लॉन्ग वायर होता है, ठीक है। और 1 मीटर का नहीं होता है इसमें वायर, मीटर ब्रिज में 1 मीटर का था, इसमें जो वायर रहता है वो कुछ मीटर का रहता है, 2 मीटर का, 3 मीटर का, 4 मीटर का, 200 सेंटीमीटर का भी होता है, 300 सेंटीमीटर का भी होता है, 400 का भी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्यू मीटर ऑफ फ्यू मीटर्स। दूसरी खास बात है कि जो वायर होना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं से मोटा कहीं से पतला, कहीं से मोटा कहीं से पतला, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए वायर, मतलब कि हर जगह से उसकी जो थिकनेस हो वो सेम होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अ लॉन्ग वायर ऑफ फ्यू मीटर्स ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, सीधा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो डायग्राम जो एक्चुअल में जो होता है वो, अब देखो 2 और 3 मीटर का लंबा वायर है, तो उसको ऐसे मोड़ मोड़ के कन्वीनियंट, अब जैसे 2 मीटर का है तो बहुत लंबा हो जाएगा ना अगर एक ही उसमें रखेंगे तो एक लकड़ी का पैनल टाइप होता है, और उसको उसको मोड़ मोड़ के लगा देते हैं वायर को, ताकि कम जगह में आ जाए। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे एक वायर हो गया, यहाँ पे एक कॉपर की स्ट्रिप लगा दी, ठीक है। फिर एक यहाँ पर कॉपर की स्ट्रिप लगा दी, यहाँ से वायर, उसी वायर को वही वायर चला रहा है, यहाँ से जोड़ा, फिर कॉपर की स्ट्रिप से उसको जोड़ा, फिर इधर कॉपर की स्ट्रिप से जोड़ा उसको, और फिर इधर, मतलब ऐसे मोड़ के लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन जब न्यूमेरिकल में तुम्हें डायग्राम मिलेगा तो हो सकता है ऐसे मुड़ा हुआ डायग्राम ना मिले, ठीक है। तो तुम्हें डायग्राम मिले ऐसा सीधा कि ये रहा वायर, ठीक है। तो मैं भी ऐसे ही बनाऊंगी, लेकिन ये मैं बनवा देती हूँ क्योंकि एक्चुअल में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ऐसा एक वायर है तुम्हारे पास 2 या 3 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर ए और बी के बीच में लगी हुई है बच्चों एक बैटरी, एक लगा देते हैं यहाँ पर बैटरी, ठीक है। तो ये वायर है, और ये क्या है, थिक कॉपर प्लेट्स, थिक कॉपर प्लेट्स। और ये क्या है बच्चों, हमारा वो मेन वायर, ये वाला जो ऊपर लिखा है ना, ये मेन वायर है हमारा, ठीक है। ये वायर कितना, 2 या 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है पोटेंशियोमीटर, ऐसा होता है ना। अब इससे हम किसी एक सेल का क्या कंपेयर करेंगे, ईएमएफ, है ना। उस सेल को कहाँ कनेक्ट करते हैं कि जिसका हमें ईएमएफ निकालना है, सॉरी, पहला है कि हमें ईएमएफ निकालना है। तो पहले मैं आपको इसका प्रिंसिपल बताऊंगी, फिर वो सेल कहाँ लगाएंगे जिसका ईएमएफ निकालना है। देखो ये तो मेन बैटरी है, ये पोटेंशियोमीटर को करंट दे रही है, मतलब पोटेंशियोमीटर को वर्क करा रही है। जो भी कुछ इगड़म तिगड़म करनी होगी कि भैया 2 सेल का ईएमएफ कंपेयर करो, इस सेल का वोल्टेज निकालो, ईएमएफ निकालो, तो वो सब तिगड़म अलग होगी। ये मेन पोटेंशियोमीटर का डायग्राम है ना। तीनों ये तो याद ही रखो। इसके बाद जो यूजेस होंगे तीनों, पहला दूसरा तीसरा, कि उसमें अब कहाँ सेल लगाएंगे, वो सब मामला आगे का है, ठीक है। तो अब मैं इसको इसको बना लिया हो तो हटा दूं मैं, तो क्योंकि अब मैं इजी वाला डायग्राम बना देती हूँ, हटा दूं। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो अब मैंने ना यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, मतलब मैंने इस वायर को इतना लंबा ना बना के अपने कन्वीनियंस के लिए, कि ताकि तुम्हें समझ में आ जाए और हमें बहुत ज्यादा लंबा भी ना पड़े, तो हमने ऐसे बना लिया। लेकिन एग्जाम में आप वो वाला बना के आना, ठीक है, वरना मार्क्स कट जाएंगे।
तिरछा मिर्चा, ठीक है। न्यूमेरिकल आपको इस टाइप के मिलेंगे, तो दोनों चीजें समझाती जा रही हूँ। ये रहा वायर, है ना, वायर का नाम है ए बी, और ये 1 मीटर का नहीं है, ये मान लो कितने मीटर का है, एल, है ना, 2 से 3 मीटर का हो सकता है। बैटरी हमने यहाँ लगा दी, ये लगाई, इधर माइनस रख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, लो भाई। अब इसमें भी क्या है, ये हो गया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर हमने बैटरी लगाई 20 वोल्ट की, ठीक, इधर 0 हो गया, इधर भी हो गया, इधर 0 हो गया, इधर भी हो गया। प्रिंसिपल समझना ध्यान से, समझने के ही पैसे हैं इसमें, ये समझ लोगे ना प्रिंसिपल, तो पूरा पोटेंशियोमीटर एकदम बहुत आसानी से निकल जाएगा। और अगर ये नहीं समझ में आया प्रिंसिपल, बच्चे रट लेते हैं इसको और फिर न्यूमेरिकल नहीं कर पाते। अगर पोटेंशियोमीटर की वर्किंग आ जाती है ना, कि एक्सप्लेन द पोटेंशियोमीटर एंड प्रिंसिपल लिखो, वर्किंग लिखो, है ना, तो बच्चे कराते हैं। बट जरा भी न्यूमेरिकल आ गया 2 नंबर में लग के, और बच्चे ने बस रट रखी है प्रिंसिपल, तो फिर वो नहीं कर पाता है न्यूमेरिकल पोटेंशियोमीटर का। तो इसको समझने की कोशिश करना। प्रिंसिपल देखो इसका क्या है, ये देखो इतनी लेंथ है, कितनी लेंथ है, एल, और एल लेंथ के अक्रॉस अगर ये 0 है, तो देखो इसके रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये 0, तो ये भी 0 पर होगा। ये कितने पोटेंशियल पर है, V पर, तो अगर ये V पर है तो ये भी V पर होगा। तो L लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, लेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस। L लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, समझते रहना। अगर मैं कहूँ यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितना होगा, यूनिट लेंथ मतलब 1, तो कितना हो जाएगा बोलो इधर, V बाय L, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि कोई x लेंथ ले लो, यहाँ पर C पॉइंट ले लो, और मैं कहूँ ये x लेंथ है, अब मैं कहूँ बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, तुम कहोगे यूनिट लेंथ के अक्रॉस है V बाई L, तो x लेंथ के अक्रॉस कितना हो जाएगा, V बाई L इंटू एक्स। बोलो इतनी बात समझ में आई, क्लियर है इतनी बात बॉयज? यस मैम। यस मैम। हाँ वेरी गुड। तो अब इसमें देखो, इसमें हमें ये पता चल रहा है, यानी कि वोल्टेज जो है ना वो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे लेंथ चेंज होती जा रही है, वैसे वैसे वोल्टेज चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है ना। अब देखते हैं कि कैसे होगा वो चीज, है ना। ये जो V बाई एल होता है ना, ये जो V बाई एल बुक में लिखा रहता है कि V बाई एल जो होता है वो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा है तुमने इलेक्ट्रोस्टैट में, V बाई एल क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इसको लिखा रहता है K, V बाई एल को कह देते हैं K। कितना पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है, वो कहीं चेंज नहीं होगा भाई, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ पूरे वायर का सेम रहेगा, यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ पे। तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इसको बोलते हैं हम K, ठीक है। तो K इज इक्वल टू क्या हो गया, V बाय L, ठीक है। तो यहाँ पर इसको K भी लिख सकते हैं, राइट। अब मैं कहूँ इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, तो आप कहोगे मैम V, और स्पेसिफाई कर दो VAC, एक्स लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो कहोगे VAC। अब कैसे कितना होगा ये, तुम कहोगे मैम ये रहेगा V बाई L इंटू एक्स। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कितना रहेगा, V बाई L इंटू एक्स। V बाई L को K लिख सकते हो, है ना, और एक्स। तो VAC इज इक्वल टू क्या आ गया, KX, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप यहाँ से मैं नीचे वाली चीज हटा दूं, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर समझाती हूँ इसके आगे की बात। ले लिया? यस मैम। अब बात सुनो, VAC की वैल्यू कितनी आई, V बाई L इंटू एक्स, इसको लिख दिया K। इसको दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं, ये तो हमने तुम्हें कंसेप्ट से बता दिया। दूसरी तरीके से कैसे बोल सकते हैं बच्चों, इसको कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और फिर प्रोपोर्शनल हटा के लगा देंगे KX। K क्या है, पोटेंशियल, फिर कहोगे हियर K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड K इज इक्वल टू V बाई L। बट कंसेप्ट ये है, बुक में सिर्फ इतना लिख रखा है, बुक में लिख रखा होता है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, समझने की कोशिश करना बच्चों ध्यान से, पोटेंशियोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। बस बुक में इतना लिख रखा है, बच्चे ये भी रट के चले जाते हैं कि भैया जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, जो कि सही भी है। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इज इक्वल टू लगाया, एक कांस्टेंट k लगा देते हैं और कह देते हैं वेयर k इज पोटेंशियल ग्रेडियंट v बाय l। तो ये लिखने के लिए ये याद कर लेना तुम, प्रिंसिपल तो यही छाप के आना है, बट कंसेप्चुअली क्या है कि भाई l लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस v, यूनिट लेंथ का v बाय l, तो x लेंथ का v बाय l इंटू x, और v बाय l को कह देते हैं k। बोलो भाई प्रिंसिपल समझ में आया? यस मैम। यस मैम। है ना, कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। और अगर ये आ गया ना तो यकीन मानो तुम पोटेंशियोमीटर का हर न्यूमेरिकल कर लोगे, चाहे कितना भी टफ आ जाए। ये नोट करो नीचे का पार्ट, फिर मैं इसका पहला यूज बता रही हूँ, मतलब जो मेन जो वर्किंग लिख के आनी है, ठीक है? प्रिंसिपल लिख लोगे। चलिए हटाते हैं इसको हम। Yes, अब ma'am. ये डायग्राम तुम इतनी बार रटवाएंगे कि बनाओगे ना आज ही आज में कि याद हो जाएगा तुम्हें ये डायग्राम, ठीक है? चलो पहला यूज डालो, टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल। ये वाला बता रहे हैं कैसे मेजर होगा। टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक कैसे? तो यहाँ पर हम वही बना लेते हैं, देखो फिर से बना लो, पोटेंशियोमीटर बना लो, ये रहा ए बी। बुक में कैसा बना रहेगा ये ए बी वायर, कैसा बना रहेगा बुक में? ऐसा, ये एक कॉपर स्ट्रिप, फिर ये, फिर एक कॉपर स्ट्रिप, फिर ये, फिर एक कॉपर स्ट्रिप, दोनों बना के दिखाऊंगी मैं तुम्हें, ठीक है? ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है? सिंपल, तुम्हें ये वाला बना के आना है, समझोगे यहाँ से बना के आओगे, ये भी बनाओगे तो भी गलत नहीं होगी, ठीक है? लेकिन ये मेन कंस्ट्रक्शन। अच्छा यहाँ पर क्या लगी होती है बच्चों? बैटरी, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मैं इधर माइनस लगा रही हूँ, ठीक है? इस वाले में प्लस से स्टार्ट नहीं कर रही, तो ध्यान देना कोई रीजन होगा इसलिए, ठीक है? आगे चीजें इजी हो जाएंगी। ये लगा दी मैंने बैटरी, यहाँ पर ये लगा दी मैंने बैटरी, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये लगा दी, ठीक है? अब मुझे एक सेल और इसमें ज्वाइन करना है। इस वायर की लेंथ मान लो कितनी है? एल। अब मुझे इसमें एक सेल लगाना है जिसका मुझे ईएमएफ निकालना है, तो वो सेल कहाँ लगाएंगे? वो सेल लगाएंगे यहाँ, ठीक है? यहाँ पर एक लगाया सेल। अच्छा ध्यान देना, इधर माइनस तो इधर ही माइनस लगेगा, सेल का पोलरिटी सेम रहनी चाहिए, ठीक है? माइनस, ये एक सेल लगा दिया जिसका ईएमएफ है ई, ठीक है? यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि पोलरिटी क्या होनी चाहिए किसकी? सेल की। और अच्छा इधर का दिख नहीं रहा, बाद में लिखा देंगे, इधर हो गया। और यहाँ पर इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ठीक है? और क्या लगाई हुई है हमने? यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया है और यहाँ पर एक और वायर और एक जॉकी लगा दी है इससे। और हम वही बात है जो उसमें मिड रजिस्टर था ना पोटेंशियोमीटर में, कि हमने सी से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और एक जॉकी कनेक्ट कर दी। यहाँ पर हमने ए से एक सेल कनेक्ट किया, एक जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, गैल्वेनोमीटर और जॉकी। पता है ऐसे मूवेल ऐसे हाथ कर, कोई नल पॉइंट मेथड, यानी कि ये जो पोटेंशियोमीटर है ये भी किस पे काम करेगा? ये भी काम करेगा नल पॉइंट मेथड पे, ठीक है? तो अब हम कर क्या रहे हैं इसमें, देखो इसमें लगाओगे सेल तो कैसे लगाओगे? इधर लगा दोगे ऊपर से, यहाँ लगा दोगे, ये सेल लगाया ऊपर और साथ में ये लगाया इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है? और यहाँ पे लगा दिया, इंटरनल लगाते नहीं है, होता ही है उसका, और ये लगा दिया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर किस लिए? करंट डिटेक्ट करने के लिए कि करंट है सर्किट में कि नहीं। और ये जॉकी हाथ में पकड़ के हम कहीं पर भी रख रहे हैं, ये जॉकी ऐसा भी बना, ऐसा भी बना, ये भी बना सकते हैं, ठीक? अच्छा चलो अब कर क्या रहे हैं? कंस्ट्रक्शन समझ में आई इसकी बच्चों? बोलो। ठीक है? Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. अब देखो कर क्या रहे हैं, वही कर रहे हैं नल पॉइंट मेथड, कि हम ईएमएफ निकालना चाहते हैं इस सेल का। कैसे निकलेगा? उसके लिए नल पॉइंट मेथड यूज कर रहे हैं, जॉकी रख रहे हैं इस वायर पे हर जगह रख के, देखो
और फाइंड आउट कर रहे हैं नल पॉइंट। तो क्या कर रहे हैं हम, वी विल फाइंड आउट नल पॉइंट। कैसा नल पॉइंट? नल पॉइंट क्या होगा, वेयर जी गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। ये उस पे काम नहीं करता भाई, ये इसका प्रिंसिपल वो नहीं है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज वाला, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल वो नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि हम वही नल पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं जहां पर जी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो अगर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, अब हम लगा रहे हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या था, V इज इक्वल टू के एल वाला, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये बैटरी है V वोल्ट की, 0 V। अच्छा अगर ये 0 पर तो ये भी 0 पर, और ये V पर तो ये भी V पर। ध्यान से देखते रहना, देखो समझने वाली बात आ रही है यहाँ पर। अगर ये 0 चला, ये तो हो गया 0 और V पर। अब इस नीचे भी तो एक सर्किट है, इसकी बात करते हैं। अगर यहाँ पर नल पॉइंट मिल रहा है, मतलब इस आर्म में कोई करंट नहीं है। करंट कितनी है यहाँ पर, 0 है इस आर्म में, नीचे वाली आर्म में। देखो यहाँ पे तो करंट फ्लो हो रही है, ये तो बैटरी दे रही है यहाँ पे करंट। बट यहाँ पे आते ही हमने नल पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। नल पॉइंट फाइंड आउट करने का मतलब कि ये भी और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पर करंट 0 हो गई। अच्छा करंट 0 हो गई तो क्या हुआ, यहाँ पे भी 0, वोल्टेज 0 है तो 0 0 0 0 0 0, रास्ते में आ गया सेल। चले हम लोअर से हायर की तरफ। अब जब रास्ते में बैटरी आ गई तो सेल का अपना ईएमएफ खत्म नहीं होता, बैटरी ओपन सर्किट में है ना। ओपन सर्किट में है तो बस वोल्टेज नहीं होगा लेकिन ईएमएफ तो होगा, हमने पढ़ा है ईएमएफ। तो वोल्टेज नहीं है यहाँ पर, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा, लेकिन ईएमएफ तो आ गया ई। यहाँ पर ईएमएफ कितना आ गया ई। अच्छा इस रजिस्टर में करंट कितनी है, देखो 0। इस रजिस्टर में आई की वैल्यू है 0। अब आई अगर 0 है तो वोल्टेज ड्रॉप, ये वाला रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज खा रहा होगा, कुछ नहीं खा रहा होगा, क्योंकि V इक्वल टू कितना होता है, आई आर। देखो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो अब आर इसमें यहाँ पे क्या लगाओगे, स्मॉल आर। अब स्मॉल आई यहाँ पर 0 है तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, 0। मतलब ये वाला रेजिस्टेंस कोई वोल्टेज नहीं खा रहा होगा, ठीक है, 0 ही है। तो यहाँ पर कितना रहेगा, अगर कोई वोल्टेज खा रहा होता या कुछ करंट होती तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर हो रहा होता, लेकिन करंट ही नहीं है, आई 0 तो यहाँ पर V भी 0, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस। लेकिन सेल के अक्रॉस तो E है, वोल्टेज ड्रॉप ही तो 0 है, बट ईएमएफ थोड़ा ना खत्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर E है, यहाँ पर 0 है, बट ईएमएफ यहाँ तक आते आते कितना हो गया, E हो गया, ठीक है। अब देखो, अब अगर यहाँ पर E है, यहाँ पर E है, और ये देखो यहाँ पर इस पॉइंट को मान लो C, ठीक। अच्छा ये जो VAC होगा, यहाँ पर VAC, AC के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, जितना, या नीचे देखो इतना पार्ट और इतना पार्ट, ये दोनों किसमें दिख रहे हैं तुम्हें, पैरेलल में। तो जितना इसके और इसके अक्रॉस होगा उतना ही इसका और इसके अक्रॉस होगा। अब इसके अक्रॉस कितना है अभी निकाल लेंगे, यहाँ पे कितना है, E है टोटल, तो VAC किसके बराबर है, E के। फिर से समझो, जॉकी हमने किस पॉइंट पर रखी, C पर, तो नल पॉइंट मिला। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, VAC। पूरे के अक्रॉस कितना है, B। इतनी लेंथ के अक्रॉस, और ये लेंथ कितने पर मिल रहा है, मान लो पॉइंट X पर मिल रहा है। जूम कर रही हूँ थोड़ा सा, जूम होता है इसमें, चलो ये हो गया X पर मिल रहा है हमें नल पॉइंट, ठीक है। नीचे आते आते यहाँ से 0 चला 0 चला 0 चला, बट यहाँ पे हो गया E, ठीक है। तो VAC इज इक्वल टू कितना हो गया, E। अच्छा VAC क्या हो जाएगा, इतनी लेंथ का पोटेंशियल कितना होगा, अभी मैंने प्रिंसिपल में बताया, कौन बताएगा, मयंक तिवारी है क्लास में, मयंक। मयंक, हाँ बोलो बेटा। बोलो बोलो, VAC की वैल्यू कितनी होगी मयंक, इतनी लेंथ का वोल्टेज कितना होगा, कोई और बताएगा, मैम V इक्वल टू, बोलो बोलो, कौन बोल रहा है, रोहित। AC is equal to KX. हाँ यानी कि मतलब पर यूनिट लेंथ का, देखो टोटल लेंथ का कितना हो जाएगा, यूनिट लेंथ का टोटल का है V,
पर यूनिट लेंथ का कितना हो जाएगा v बाई एल, तो x लेंथ का कितना हो जाएगा v बाई एल इंटू एक्स या kx, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ v बाई एल इंटू एक्स, इतनी लेंथ का इज इक्वल टू क्या हो गया e। v बाई एल को क्या लिख सकती हूँ k x इज इक्वल टू e, वही चीज है। e की वैल्यू कितनी आ गई k इंटू एक्स, ईएमएफ निकाल लिया यहाँ से हमने, वही जो मैंने प्रिंसिपल समझाया था, आसान हो गया। सिर्फ यहाँ समझने वाली बात ये थी, ये समझ में आ गई सबको। जितना इसके अक्रॉस होगा पोटेंशियल उतना ही इसके अक्रॉस होगा VAC, और इसके अक्रॉस कितना हो गया, देखो यहाँ पे 0 था, बट यहाँ तक आते आते कितना हो गया, रास्ते में आ गया सेल, तो सेल का अपना ईएमएफ आ गया E, तो इसका भी कितना हो गया E। इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो V यहाँ पर कितना हो गया 0, लेकिन टोटल कितना रहा इसके अक्रॉस E, और इसके अक्रॉस कितना हो गया VAC, तो VAC को E के बराबर रख दिया। क्लियर? यस मैम। चलो, यहाँ पर तुम्हें दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, ये माइनस तो ये भी माइनस, पोलैरिटी ऑफ बैटरी शुड बी सेम, या ये लिख दो शुड नॉट बी अपोजिट ऑफ सेल। नीचे वाला पॉइंट हटा रही हूँ और लिख रही हूँ polarity of battery should be same of cell, अपोजिट नहीं होनी चाहिए। या क्या लिख दो, और करके लिख सकते हो should not be opposite to cell। दूसरी एक और खास बात, एक बात बताओ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है V, मान लो यहाँ से तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ से बैटरी से तुम दे रहे हो 20 वोल्ट, और तुमने सेल लगा दिया 21 वोल्ट का, तो क्या ये मेजर कर पाएगा, क्या नल पॉइंट मिल पाएगा, बोलो? नहीं, No. यहाँ नहीं मिल पाएगा। यानी कि दूसरा पॉइंट ये है कि हमेशा जो बैटरी का ईएमएफ होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए सेल के ईएमएफ से। अगर सेल का ईएमएफ बड़ा हो गया तो तुम सेल की वैल्यू चेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। यहाँ से यहाँ तक तो 20 वोल्ट मिल रहा है ना, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20, ठीक है। तो अगर ये टोटल 20 ही है तो 21 कैसे मेजर कर पाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो बैटरी का ईएमएफ होना चाहिए, बैटरीज ईएमएफ शुड बी ग्रेटर देन सेल्स ईएमएफ। बोलो, ये बात समझ में आई सबको? पोटेंशियोमीटर आज ललित,